इस पूरे फैसले को स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जा रहा है, यानी किसी मुद्दे पर दिया गया एक ऐसा विभाजित फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग थी। और जब किसी कानूनी मामले में ऐसा होता है तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया जाता है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई ट्रेन अपनी मंजिल पर ना पहुंचकर वापस उसी स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाए जहां से वो चली थी। और हिजाब के मामले में भी अभी ऐसा ही हुआ है। आपके लिए जो बड़ी समझने की बात यह है कि हिजाब के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट भी कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया। हिजाब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने की, जिनमें एक हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया। और इनमें भी जस्टिस हेमंत गुप्ता इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में दोनों जजों की तरफ से अलग अलग फैसला लिखा गया और दोनों की राय हिजाब के मामले पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक जज का कहना है कि हिजाब पहनना चाहिए स्कूल में और दूसरे का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया और यह कहा कि उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में हाईकोर्ट ने फैसला देकर एक गलत रास्ता अपनाया था, जबकि उन्हें यह लगता है कि किसी मुस्लिम छात्रा द्वारा हिजाब पहनना या ना पहनना उसकी अपनी पसंद यानी उसकी अपनी चॉइस का सवाल है, जिसमें ना तो अदालत को आपत्ति होनी चाहिए और ना ही सरकार को। तो जस्टिस धुलिया ने यह कह दिया कि हिजाब पहनने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले में कही और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा मिलती रहे और वो किसी भी तरह शिक्षा से वंचित ना रहे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में क्या कहा है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्नाटक सरकार के फैसले को बिल्कुल सही माना है और यह कहा है कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और सबसे अहम, उन्होंने अपने फैसले में 11 बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। जैसे उन्होंने पूछा है कि क्या सरकारी आदेश किसी के मौलिक अधिकार या उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने ही एक आदेश के तहत मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी। इसके अलावा क्या स्कूल और कॉलेज प्रबंधन छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला ले सकते हैं? क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है? और क्या इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है? इन तमाम सवालों को पढ़ने के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस केस में मुस्लिम छात्राओं ने जितनी भी याचिकाएं दायर की हैं उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए और इस केस में सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी दोनों जजों ने जब एक दूसरे से अलग अलग फैसला सुनाया तो इस स्प्लिट वर्डिक्ट की वजह से यह केस वापस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया और अब इस मामले में फिर से एक नई बेंच बनाई जाएगी और फिर से सारी दलीलों को सुना जाएगा। और इस बार बेंच बड़ी होगी, या तो 3 जजों की होगी या 5 जजों की बेंच होगी जो इस पर सुनवाई करेगी। एक और बात, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया फैसला नहीं सुनाती तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा, जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद नहीं कर सकती क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है। Ban of hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है
और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम से जो बड़ी बात आज आप समझ सकते हैं वो ये कि असल में ये सारा खेल विचारों और विचारों के बीच पैदा हुए टकराव का है। ये दो विचारधाराएं हैं और उनके टकराव का ये पूरा खेल है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक हिजाब है, उस हिजाब को एक जज एक तरीके से देख रहा है, दूसरा जज दूसरे तरीके से देख रहा है। और सोचिए, एक ही देश है, लोकतंत्र एक है, संविधान एक है, कानून एक है, घटनाक्रम भी एक है, और एक ही अदालत के दो जज इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उस विषय पर दोनों जजों की राय और नजरिया अलग अलग है। एक जज को लगता है मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार मिलना चाहिए, दूसरे को लगता है कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। पहला, हिजाब को लेकर खड़ा हुआ यह आंदोलन जमीन से निकला हुआ ऑर्गेनिक आंदोलन नहीं था। यह लोगों का आंदोलन नहीं है, यह बनाया हुआ आंदोलन है। खुद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि 2021 से पहले राज्य के स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं कभी भी हिजाब पहनकर नहीं आती थी। तो फिर 2021 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो छात्राएं कभी भी हिजाब पहनकर नहीं आ रही थीं, उन्हें अचानक यह बात समझ में आई कि अब से हम हिजाब पहनकर ही जाएंगी। इसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने कुछ मुस्लिम छात्राओं के दिमाग में जहर भरना शुरू किया और एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। जबकि सच ये था कि भारत के एक राज्य के एक छोटे से जिले के एक छोटे से कॉलेज में सिर्फ 9 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह शुरुआत हुई थी 9 छात्राओं से, लेकिन पूरी कहानी ऐसे बनाई गई कि इस पर 57 दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी साल मार्च के महीने में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है और इन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिल सकती, तो इन तीनों जजों को मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन जजों को ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे गए जिनमें कहा गया कि वो भले ही जज होंगे अपने घर में या अपनी अदालत में, लेकिन गैर मुस्लिम होकर उन्हें इस्लाम पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और हैरानी की बात यह है कि तब इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के डर से इन तीनों जजों को वाय श्रेणी की सुरक्षा लेनी पड़ी। सोचिए कैसा जमाना है हमारे देश में, समय आया है जब हिजाब के मामले पर फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जजों को सुरक्षा लेनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कट्टरपंथी उनकी हत्या कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। कि क्या इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा अनिवार्य है, क्या हिजाब अनिवार्य है, जो कि बार बार कहा जा रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा को लेकर 5 प्रमुख परिधान माने गए हैं। इनमें पहला है बुर्का, जिसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर एक कपड़े से ढका होता है, आंखों के सामने भी एक मोटी सी जाली होती है, और इस तरह के बुर्के अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे देशों में ज्यादा प्रचलित है। दूसरा है नकाब, यह बुर्के की तरह होता है लेकिन इसमें आंख कवर नहीं होती। तीसरा है चादर, यह भी बुर्के जैसा ही होता है लेकिन इसमें चेहरा नहीं ढका हो जाता। चौथा है हिजाब, इसमें एक शॉल से केवल सिर और गर्दन को ढका जाता है। और पांचवा है दुपट्टा, जिसमें केवल सिर को किसी खास कपड़े से कवर करके रखा जाता है। आपको याद होगा हमारे देश में, अगर आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लें, श्रीनगर का उदाहरण ले लें, कुछ दशकों पहले तक वहां पर ना कोई हिजाब पहनता था ना कोई बुर्का पहनता था, और उसके बाद कट्टरपंथी ताकत और आतंकवादियों ने वहां ऐसा माहौल तैयार किया कि आज वहां पर बुर्का पहनना अनिवार्य हो गया है। आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी खास तरह के धार्मिक परिधान का जिक्र नहीं है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है और इस बात पर ध्यान दिया गया है पूरा कि महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बनाकर रखें, बचा कर रखें। बड़ी बात यह है कि भारत में आज से 100 साल पहले तक सभी मुस्लिम महिलाएं हिजाब या बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन बाद में इसे लेकर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया कि आज की पीढ़ी के लिए
ये एक नया नॉर्मल है, ये सामान्य है। भारत आज जिस वैचारिक युद्ध के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उसकी ताकत को आप एक और उदाहरण से आज समझिए। 11 अक्टूबर को कश्मीर के एक अलगाववादी नेता जिसका नाम था अल्ताफ अहमद शाह, उसकी 66 वर्ष की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। यह व्यक्ति जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद था और इसे NIA ने वर्ष 2017 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था और यह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन जब इस अलगाववादी को कैंसर हुआ तो इसे देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बेहतरीन डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, अच्छे से अच्छा इलाज मिला। बड़ी बात यह है, इसे तो अच्छे से अच्छा इलाज मिला, लेकिन आतंकवादी हमलों में जो लोग मारे जाते हैं उन्हें कभी भी ऐसा इलाज नसीब नहीं होता। ना तो उन्हें एम्स जैसा अस्पताल नसीब होता है, ना डॉक्टर नसीब होते हैं। ज्यादातर तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं वो लोग जो इनके आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होते हैं, सोचिए आप। लेकिन 11 अक्टूबर को जब इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस व्यक्ति को एक क्रांतिकारी बना दिया और यह लिखा कि टेरर फंडिंग करने वाला यह अलगाववादी तो असल में कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाला एक स्वतंत्रता सेनानी है। और इस फैसले पर आज राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। ये बार बार हम आपको जो कहते हैं वैचारिक युद्ध, नैरेटिव की लड़ाई, आज हमारे देश में जो आतंकवादी हैं, जो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, उन्हें पश्चिमी मीडिया स्वतंत्रता सेनानी समझता है, आजादी के नेता समझता है। वो उन्हें कहते हैं कि ये कश्मीर में फ्रीडम फाइटर हैं, ये कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले नेता हैं। पश्चिमी देश उन्हें ऐसा कहते हैं। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर कंट्री है, लेकिन वहां वर्ष 2004 में ही स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई। क्या इनकी हिम्मत है कि ये फ्रांस पर सवाल उठा सके? और क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष ना बताकर कहे कि फ्रांस एक सांप्रदायिक देश है? कोई नहीं कहता। इसके अलावा यूरोप के कुछ देश जैसे ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और नेदरलैंड्स भी पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन इन देशों में भी स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक है। और बात सिर्फ धर्मनिरपेक्ष देशों की नहीं है। जिस सीरिया को दुनिया में सबसे कट्टर इस्लामिक देशों में से एक माना जाता है, वहां भी वर्ष 2010 में कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। यानी भारत ना सिर्फ धर्मनिरपेक्ष देशों से भी बहुत पीछे है, बल्कि आज हम इस्लामिक देशों से भी इस मामले में बहुत पीछे हैं। कि आप खाने पीने का तो उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते को और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए डिजिटल उपवास रखना कब शुरू करेंगे? आज आपका मोबाइल फोन आपको एक ऐसे डिजिटल युग में लेकर जा चुका है जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए ही समय नहीं है। 2018 में हुए एक सर्वे में हर 5 में से 3 कपल्स ने यह माना था कि वो एक दूसरे से ज्यादा अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को समय देते हैं। यानी आज हर व्यक्ति का जीवन उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद है और जीवन साथी के लिए लोगों के पास अब समय बचा ही नहीं है। सिर्फ इतना है कि साल में एक दिन अपने जीवन साथी के लिए एक व्रत कर लेते हैं बस। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में पता चला कि नाइजीरिया और फिलीपींस के बाद भारत के लोग प्रतिदिन सबसे ज्यादा 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी आप अपने फोन पर बिताते हैं। इसके अलावा एक सर्वे में 80% महिलाओं ने यह माना कि वो हर रोज अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग कहने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करती हैं। और अगर इस दौरान मोबाइल फोन पर कोई जरूरी संदेश आया, नोटिफिकेशन आया, वीडियो आया, तो वो अपने पार्टनर से उस दौरान कोई बात नहीं कर पाती। यानी डिजिटल दुनिया में आज जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना तो अपने पार्टनर के लिए समय है और ना ही अपने रिश्तों और अपने परिवार के लिए समय है। और इसीलिए आज हम आपसे डिजिटल उपवास रखने के लिए कह रहे हैं। और इस उपवास में आपको खाने पीने से दूरी नहीं बनानी, बल्कि आपको अपने मोबाइल फोन से दूर रहना है। क्या आप अपने पार्टनर के लिए हफ्ते में एक दिन या सोच लीजिए महीने में एक दिन अपने मोबाइल फोन से दूर रह सकते हैं? आप खाने पीने से तो एक दिन दूर रहते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए एक दिन के लिए मोबाइल फोन छोड़ सकते हैं? यह आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और अगर आप हफ्ते में एक दिन भी इस उपवास को रखने में कामयाब होते हैं तो इससे आपके रिश्तों की उम्र बढ़ती चली जाएगी और आप सोशल मीडिया की लत से शायद खुद को बचा पाएंगे।
और हमारे देश में बहुत सारे लोग इसका प्रयास कर भी रहे हैं। मेरा स्वाभिमान में आज सबसे पहले हम आपको कमल किशोर मंडल की कहानी दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर हर गरीब और परिश्रमी व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। कमल किशोर एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता की एक चाय की दुकान है। ग्रेजुएट होने के बावजूद कमल किशोर को कुछ दिन तक कोई नौकरी नहीं मिली और तब उन्होंने पहले एक चपरासी और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। लेकिन कमल किशोर मंडल का स्वाभिमान कह रहा था कि वो कुछ ऐसा काम करें जो समाज में उन्हें कुछ नाम दिलाए। वो कुछ और करना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने काम करते हुए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। संयोग देखिए कि बिहार के जिस कॉलेज में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, अब उसी कॉलेज में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाएंगे।